हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब वैसे हम यूनिट बैच वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ देखेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और जॉब जो उनके अंदर काफ़ी सिमिलरिटी है, तो इस वजह से इसको यहाँ भी साथ में देखेंगे। मतलब डेफिनेशन वाइज देखेंगे, थ्योरी वाइज देखेंगे, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ही करेंगे। क्लियर? तो चले हम हमारे बोर्ड के ऊपर। ये हम हमारे बोर्ड के ऊपर आ गए। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर जॉब और कॉन्ट्रैक्ट में आपने कहा कि सिमिलरिटी है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों जो है वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे काम करते हैं। इन दोनों के लिए कस्टमर ही भगवान है, जैसा कस्टमर कहेगा वैसा का वैसा काम करेंगे। क्लियर है सर? तो जॉब और इसके अंदर फर्क क्या है एक्चुअली? जॉब जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। जॉब जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। मतलब जॉब के अंदर जैसे आप स्कूटी सर्विस करवाने गए, 1 दिन 2 दिन के अंदर वो तैयार करके देते हैं। गाड़ी सर्विस करवाने गए, 10 दिन के अंदर तैयार करके देगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने इंश्योरेंस के अंदर दिए, ठोक के गाड़ी दी है तो उस केस के अंदर बाकी 2-3 दिन में काम हो जाता है। या फिर जैसे शेरवानी सिलवाने के लिए दिए, तो वहाँ पे आपके कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे होगा। ऐसा नहीं कि सबके फिक्स रहेगी, आपकी जो भी साइज होगी उसके हिसाब से माप लेके आपके लिए बनाई जाएगी। कपड़े सिलवाने जाते हो तो वो भी जॉब कॉस्टिंग है, वहाँ भी कम ड्यूरेशन लगता है। सर फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का जॉब है जो लॉन्ग ड्यूरेशन का है। सर दोबारा दोबारा, कॉन्ट्रैक्ट एक जॉब है जो लॉन्ग ड्यूरेशन का है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी एक जॉब ही है, लेकिन यहाँ ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है। सर मतलब जॉब और कॉन्ट्रैक्ट में बाकी कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ समय के अलावा। हाँ भाइयों, और कोई फ़र्क नहीं है, बाकी दोनों सेम है। सिर्फ समय जो है वो जॉब के अंदर थोड़ा कम लगता है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़्यादा लगता है। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। ठीक है सर। जॉब के लिए तो आपने स्कूटी वाला एग्जांपल दिया और हमें समझ आया। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप जैसे हमारे पास आए कि सर अब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और घर बनवाना है, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आपके जान पहचान का है क्या? हमने कहा भाई अब काफ़ी टाइम हो गया बोलते बोलते, इस वजह से हम भी थोड़ा धंधा स्विच करने के मूड में। अब पढ़ाना वढ़ाना है जो थोड़ा कम करेंगे और साथ में यही शुरू कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते घर वगैरह बनाते। आप बताइए कैसा घर बनाना है? पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि आप बताइए पहला कि घर कैसा बनाना है। आप कहेंगे कि देखिए सर वैसे तो मुझे जो है वो घर थोड़ा साइज में बड़ा चाहिए, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबके लिए एक पर्सनल कमरा तो ये तो हमारी ज़रूरत है। उसके अलावा सर हम शाम को भोजन जो है वो पूरा परिवार साथ बैठ के करता है, तो किचन ऐसी जगह हो कि जहाँ से माता जी जब रोटियां बना रहे हो तब या तो माता जी साथ में बैठ सके, या फिर पहले से बना रहे हैं तो साथ में बैठ सके, या फिर उनके आसपास ही बैठे ताकि उनसे बातें करते करते खाना खाएं, ताकि पूरा परिवार शाम को एक बार साथ मिल जाए। हमने कहा और उन्होंने कहा देखिए सर सुबह का टाइम जो होता है उसके अंदर क्या है, थोड़ा मतलब मुझे मेरा पर्सनल जो कमरा है मुझे ऐसा चाहिए कि सुबह सुबह मुझे क्या है सन बाथ लेना पसंद है। मतलब मैं सूरज जो रोशनी आती है उसमें बैठना पसंद करता हूँ, तो मुझे मेरे कमरे के अंदर एक बालकनी भी चाहिए ताकि मैं सूरज की रोशनी ले सकूं, और खिड़कियां मुझे इतनी चाहिए ताकि मेरे घर रूम के अंदर या हर रूम के अंदर सही से हवा आ सके वगैरह वगैरह। ऐसा आपने पूरा स्पेसिफिकेशन दिया। अब उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन करूँगा, और उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, काम करूँगा। तो क्या मैं काम अपनी इच्छा से करके दे रहा हूँ आपको कि मैं आपको घर बना के फिर आपको सरप्राइज दूँ कि ये लो घर बन गया आपका, ये लीजिए ऐसा बनाया मैंने? नहीं। घर हर किसी का क्या होता है भाई, अपना एक ही सपना होता है कि घर बनाए घर बनाए। तो वहाँ पर कस्टमर बता रहा है और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब घर 1 दिन के अंदर तो तैयार होगा नहीं, साल भर या 2 साल 3 साल लगेगा तो उसके अंदर तैयार होगा। तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सर इसको अलग चैप्टर बनाया, ऐसा इसमें क्या था? वैसा तो इसमें मुझे कोई खास लगा नहीं। ठीक है, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, कॉस्ट लगाई और लास्ट में हमें पैसा मिल गया और अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? टाइम कितना लग रहा है? 1 साल से ज़्यादा भी लग रहा है सर, 2 साल 3 साल ऐसा लग रहा है। अब मुनाफा कब होगा? सर मुनाफा तो
सर एक अकाउंट्स के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट प्रूडेंस जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, एक्सपेक्टेड लॉस है तो रिकॉर्ड करोगे। हाँ जी सर, पढ़ा तो है वैसा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट तीसरे साल में कंप्लीट होगा तो पहले साल के एंड पे क्या एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज हो रहा है क्या? नहीं सर, पहले साल के एंड पे क्या है? वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। पहले साल के अंत में वो क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। तो क्या मैं पहले साल के अंत में कुछ भी मुनाफा लिख पाऊंगा अपनी बुक के अंदर? नहीं सर, मैं कुछ भी मुनाफा अपनी बुक के अंदर नहीं लिख पाऊंगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो? मैं कुछ भी मुनाफा नहीं लिख पाऊंगा। तो सर मुझे 3 साल वेट करना पड़ेगा मुनाफा लिखने के लिए, प्रॉफिट लिखने के लिए। हाँ जी, आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा मुनाफा लिखने के लिए। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई सबके लिए। तो सबके सब गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पास कि भाई जो तुम एएस बनाते हो आईसीआई, तो ये क्या एएस बना रहे हो? AS7 तुमने बनाया कॉन्ट्रैक्ट, जो तुम तो कहते हो सॉरी, तुमने एएस बनाया उसके अंदर तो आपने कहा कंजर्वेटिव वगैरह फॉलो करो, उसके हिसाब से तुम्हारा 3 साल में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। अब 3 साल तक प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम हमारे शेयर होल्डर जिन्होंने हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया उनके सामने क्या मुंह लेके जाए? वो बोलते हैं कि क्या मुनाफा कमाए, हम कह रहे हैं कि मुनाफा कमाएंगे। वो कह रहे हैं कि मुनाफा नहीं, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, कितने सालों से तुम कह रहे हो बस करेंगे करेंगे करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। समझ पा रहे हैं बात? तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी अलग तरीके की प्रॉब्लम आई है तो हम उसका अलग से सॉल्यूशन करेंगे। हमने कहा ठीक है कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक AS7 बनाया। क्या बनाया? AS7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जो किसके लिए? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। किन के लिए? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, आपको परमिशन देंगे कि आप पूरे जैसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले भी कुछ मुनाफा लिख सको। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले भी हम क्या करेंगे, आपको देंगे ऑप्शन कि आप चाहे तो मुनाफा लिख सकते हो, कुछ अपने बुक के अंदर प्रॉफिट लिख सकते हो। क्लियर है? हमने कहा हाँ यार, अगर ये हो जाए तो मजा सही आ जाए। क्लियर है? तो ये है कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक थीम। ये तो है कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक थीम की इसके अंदर होगा क्या। तो प्रॉब्लम समझ चुके हो आप? तो इसके हिसाब से अपने को ये दिमाग के अंदर रख के इस चैप्टर को पढ़ना है ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ आ सके। क्लियर है सर? इसके अंदर मेनली 3 चीज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे टर्म यूज, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म यूज होती है, मतलब कौन कौन से वर्ड जो इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखेंगे और फिर नेचर ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, मतलब वहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट दोनों देखेंगे। कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? जिसके लिए हम बना रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो बना रहा है। क्लियर है? बोलते हैं ना ये A++ कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब वो क्या करता है, बना के दे रहा है। किन के लिए बना के देता है? कॉन्ट्रैक्टी के लिए बना के देता है। ठीक है। टर्म यूज, सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है सर वर्क सर्टिफाइड का। क्या आता है? वर्क सर्टिफाइड। ये हो गया वैल्यू और ये हो गया कॉस्ट। सर क्या होता है ये वर्क सर्टिफाइड? बताते हैं भाई वर्क सर्टिफाइड क्या होता है। देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि सीधी सीधी आपको परमिशन दी जाए कि आप कितना भी मुनाफा लिख सको। रीजन समझिएगा, मुनाफा जो है वो क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर जो बुक्स बना रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम क्या करें, शो करें। क्यों? आपको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? जो प्रॉफिट कमा रही है वो, या जो नुकसान कर रही है वो? सर जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट कमा रही है। जो प्रॉफिट कमा रही है वो, या जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है वो? सर जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हमेशा से ही टारगेट क्या रहता है कि हम मुनाफा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और एस वगैरह जो है उनकी क्या इच्छा है कि हम बराबर मुनाफा बताने दें, उससे ज़्यादा अननेसेसरी मुनाफा नहीं बताने दें। इस वजह से वो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट जैसा कॉन्सेप्ट लेके आए कि भाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मत लिखना, एक्सपेक्टेड लॉस हो तो लिख दीजिएगा। तो सर बात कर रहे थे हम वर्क सर्टिफाइड की। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? तो देखिएगा, अब इन्होंने कहा, AS7 ने कहा कि भाई आपको क्या करना है, जैसे ईयर एंड हो उस टाइम आपको क्या करना है, इंजीनियर के पास जाना है। सर हमने कहा इंजीनियर के पास क्यों? उन्होंने कहा वही तो जानता है ना कितना काम हुआ वगैरह, और उसको जाके बुलाना और यहाँ पे लाके साइट पे लाके उसको कहना कि भाई ये टोटल मेरा काम है,
मतलब मुझे मान लीजिए 3 माले की बिल्डिंग बनानी, 3 मंजिला बिल्डिंग बनानी। देखिए मैंने इतना काम कर दिया, आप मुझे बताइए कि मैंने कितना परसेंट काम कर लिया। आप मुझे बताइए कि कितना परसेंट काम कर लिया। उन्होंने अपनी पूरी कैलकुलेशन बिठाई, पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने जो अभी तक का काम किया ये 30% काम कंप्लीट हो गया आपका। उन्होंने क्या कहा कि 30% काम कंप्लीट हो गया। 30% काम कंप्लीट हो गया, ये क्या कहा उन्होंने, सर्टिफाई कर दिया कि भाई 30% तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। हमने कहा कि लिख के दे, लिख के दे, ऐसे ही नहीं माने, तो उसने लिख के दिया कि ये लो 30% तुम्हारा काम कंप्लीट, ये तुम लिख के लेके जाओ। वो एक सर्टिफिकेट दिया। तो ये क्या कहलाता है, वर्क सर्टिफाइड, कि इतना काम जो है वो सर्टिफाई हो चुका है। मतलब 30% काम जो है वो क्या हो चुका है, सर्टिफाई हो चुका है, मतलब 30% काम कंप्लीट हो चुका है। और इसे इंजीनियर या किसी भी वैल्यूअर ने, इंजीनियर या कोई भी और भी वैल्यूअर हो सकता है जो इनका वैल्यूएशन करता है, उसने ये सर्टिफिकेट भी दे दिया है कि हाँ इतना काम हो गया। क्लियर है। तो वर्क सर्टिफाइड की दो चीजें होती हैं, वैल्यू और वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट। सर वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू मतलब कि ये जो वर्क सर्टिफाइड हुआ उसकी वैल्यू क्या है। तो हमने कहा कि देखिए टोटल जैसे कॉन्ट्रैक्ट था वो 10 लाख का था और 30% कंप्लीट हो गया, तो कितना वैल्यू हुआ, 3 लाख। तो वैल्यू कितना हुआ, 3 लाख रुपए। क्लियर है। ठीक है सर। अब ये जो सर्टिफिकेट मिला है, ये जो सर्टिफिकेट मिला है, यहाँ तक की कुछ कॉस्ट भी लगी होगी। ये जो सर्टिफिकेट मिला है, यहाँ तक जो काम हुआ उसकी कुछ कॉस्ट भी लगी होगी। हाँ जी सर, कॉस्ट तो लगी होगी। वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, अब उसके लिए आप पहले एक और वर्ड सुनिएगा, वर्क अनसर्टिफाइड। एक और सुनिएगा, वर्क अनसर्टिफाइड। अब हमें तो कब अकाउंट बनाने, 31 को। तो इंजीनियर से सर्टिफिकेट कब लेना चाहिए, 31 मार्च को। हम अकाउंट कब बनाते हैं, 31 मार्च को। तो सर्टिफिकेट कब लेना चाहिए, 31 मार्च को। लेकिन इंजीनियर जो है 31 मार्च के डेट के अंदर सब जगह अवेलेबल होगा क्या, नहीं। तो लोग क्या करते हैं, मार्च के अंदर, नॉर्मली यही करना पड़ेगा, मार्च के अंदर जो वो क्या करवाते हैं, सर्टिफिकेशन का काम करवाते हैं। लाइक हमने जो है सर्टिफिकेशन का काम करवाया 15 मार्च को। हमने कब करवाया, 15 मार्च को इंजीनियर को बुलाया और कहा कि चेक करो और बताओ कि हमने कितना परसेंट काम है जो कंप्लीट कर दिया। उसने कहा भाई साहब आपने 30% काम कंप्लीट कर दिया। ये कब कहा उन्होंने, 15 तारीख को। क्या 15 को इंजीनियर जाएगा उसके बाद हम काम रोक देंगे क्या, क्या 15 के बाद में काम हम रोक देंगे क्या, नहीं। 15 से 31 तक काम रोकेंगे, क्यों, मजदूर आए हुए हैं उनको उससे काम करवाएंगे। समझ आ रही बात। तो उसके बाद 31 तारीख तक, 31 तक काम तो कंटिन्यू रहेगा। अब ये जो काम है ये काम हुआ है क्या, हाँ जी सर काम हुआ है। लेकिन क्या ये काम सर्टिफाई हुआ है क्या, क्या इस काम के लिए 15 से लेकर 31 तक, 31 तक जो काम हुआ इसके लिए किसी ने सर्टिफिकेट वगैरह हमें कुछ दिया है क्या, नहीं सर कुछ भी नहीं दिया। तो ये क्या कहलाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड। ये क्या कहलाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड। हाँ जी सर। क्या वर्क अनसर्टिफाइड की कुछ वैल्यू होगी क्या, वैल्यू तो उसकी होगी जिसका कोई सर्टिफिकेट दे। समझ पा रहे बात। क्या हम ये पता कर सकते हैं कि ये 5% काम हुआ, ये 7% काम हुआ, या 2% हुआ, 3% हुआ, नहीं। वैल्यू के लिए तो वैल्यूअर बुलाते, इंजीनियर बुलाते, जो कि 15 को बुला लिए। अब 31 को वापस थोड़ी बुलाएंगे उसको कि भाई अब बता कि 15 से लेके 31 तक 16 दिनों के अंदर कितना काम कर दिया, नहीं। तो इसकी वैल्यू नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही बेहद जरूरी बात है। यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कभी भी आप वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू जो नहीं लिखोगे, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। अगर आप नहीं मान रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, नहीं होती है, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू नहीं होती है, नहीं होती है। वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू नहीं होती। क्लियर है। तो सर वर्क अनसर्टिफाइड की क्या होती है, वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट होती है। वर्क अनसर्टिफाइड की क्या होती है, कॉस्ट होती है। 15 से लेके 31 तक, 15 से लेके 31 तक जो काम करोगे उसकी कॉस्ट पता कर सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूअर नहीं आएगा 31 को। वैल्यूअर आके 15 को चला गया और बार बार हम उसको बुलाए, इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और 16 दिन का वापस बुला के, जब साल भर का उसने कर दिया सर्टिफाई, तो 16 दिन के लिए हम वापस उसको नहीं लेके आते। तो इसकी वैल्यू नहीं होती, इसकी सिर्फ क्या होती है, कॉस्ट होती है। इसकी क्या होती है, सिर्फ कॉस्ट होती है। सर अब इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, वर्क सर्टिफाइड की और वर्क अनसर्टिफाइड की। तो देखिएगा, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से।
आपने पूरे साल भर क्या करोगे, खर्चा करोगे, पूरे साल क्या करोगे, खर्चा करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे 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 करोगे। कैसे, ये समझ लीजिए, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। ये आपने क्या किया, टू मटेरियल, मटेरियल डाला, टू वेजेज, वेजेज का खर्चा किया, टू प्लांट, प्लांट यहाँ इश्यू किया, टू अदर एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ किया। ईयर एंड हुआ, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे क्या होगा, कुछ मटेरियल जो वो साइड पे बचेगा क्या, हाँ जी सर बचेगा, क्यों, काम तो अभी भी चल रहा है, और काम पूरा भी हो तो भी मटेरियल तो कुछ बच सकता है। तो हम लास्ट में क्या कहेंगे, मटेरियल एट साइड, कि ये इतना मटेरियल अभी भी साइड पे पड़ा है। प्लांट जो है वो बचेगा क्या, हाँ जी प्लांट जो उसका तो सिर्फ डेप्रिसिएशन जाएगा, बाकी प्लांट जो है वो वहीं पर रहेगा, प्लांट जो वो वहीं पे रहेगा, मतलब जो भी मशीनरी वगैरह जो भी है वो वहीं पे रहेगी, तो प्लांट एट साइड। तो ये तो आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया कि भाई आपके टोटल कॉस्ट कितनी लगी। मान लीजिए मटेरियल आपने लगाया था 50,000 का, वेजेज लगाया आपने 40,000 का, प्लांट लगाया आपने 1 लाख का, और अदर एक्सपेंसेस लगाए आपने 50,000 के, जिसमें से 20% का डेप्रिसिएशन लगा के 80,000 का प्लांट जो है वो अभी भी हमारे पास पड़ा है, और मटेरियल जो है वो 50,000 का लगाया था, जिसमें से 40,000 का यूज हो गया, और 10,000 का अभी भी पड़ा है। तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी लगी, कैलकुलेटर कहाँ रख दिया मैंने, नहीं मिल रहा है कैलकुलेटर, पता नहीं कहाँ रख दिया। 50, 40, 90, 90 और ये हो गया 1 90, 1 90 और 2 40, कितना हो गया, 2,40,000। 2,40,000 का आपने टोटल खर्चा लगाया, लेकिन इसमें से 10,000 का मटेरियल तो अभी भी आपके पास पड़ा है, और 80,000 का आपने प्लांट अभी भी अपने पास पड़ा है, मतलब 90,000 तो अभी इसमें से खर्च हुए नहीं, तो 240 में से 90,000 तो अभी भी खर्च होने बाकी है। तो कितना बचा, मतलब 1,50, कितना, 1,50, 1,50,000 का टोटल खर्चा हुआ। सर एक बार वापस बता दीजिए। देखो हमने मान लीजिए साल के शुरुआत में 50,000 का मटेरियल, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट नंबर इसका मान रख दीजिए, मान लो 101, 50,000 का मटेरियल वहाँ डाला, 40,000 का उस पर वेजेज लगाया, 1 लाख का प्लांट वहाँ इश्यू किया, और 50,000 के अदर खर्चे किए। ये साल भर की बातें हैं, लेकिन ये 50,000 में से 10,000 का मटेरियल अभी भी हमारे हाथ में है, और ये जो प्लांट है 1 लाख का, उसमें सिर्फ साल भर का 20% का डेप्रिसिएशन लगा, बाकी 80,000 का अभी भी प्लांट हाथ में पड़ा है। तो हमने कहा कि हमने टोटल साल भर में खर्चा इसके ऊपर लगाया कितना सर, तो हमने लगाया सर 2,40,000। इस 2,40 में से 90,000 का तो अभी भी हमारे पास पड़ा है, मतलब कि बाकी का कितना बचा, 1,50,000। तो 1,50,000 का हमने खर्चा किया। ये क्या है, टोटल खर्चा, जिसे आप क्या कह सकते हो, टोटल कॉस्ट, की टोटल कॉस्ट आपकी इतनी लगी। जो आपके पूरे साल भर काम हुआ है ना, जो आपका पूरे साल भर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, वो पूरा काम जो है वो 2 हिस्सों में बटा। किस किस में, वर्क सर्टिफाइड में, और वर्क अनसर्टिफाइड में, वर्क सर्टिफाइड में और वर्क अनसर्टिफाइड में। ठीक है सर, वर्क सर्टिफाइड इस एग्जांपल में ले कि 15 तारीख को अगर हमने सर्टिफिकेशन करवाया था, तो उस केस के अंदर ये कब से कब तक का है, 1 अप्रैल से लेके 15 मार्च तक का वर्क सर्टिफाइड, और वर्क अनसर्टिफाइड कब से कब तक हुआ है, 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक। हाँ जी सर एकदम सही बोले, बिल्कुल सही, समझ आ गया। वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट कैलकुलेट करना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड की कैलकुलेट करना आसान है क्या। हाँ जी, 15 को जिस दिन सर्टिफिकेट देके गया इंजीनियर, उसके बाद में क्या क्या खर्चे की, क्या वो हम पता कर सकते हैं क्या। हाँ जी, ये 16 दिन का खर्चा पता कर दीजिए, 16 डेज का। अब टोटल मान लीजिए 1,50,000 का खर्चा है, टोटल 1,50,000 का खर्चा है। इसमें से मान लीजिए 10,000 का वर्क अनसर्टिफाइड का, मतलब वर्क सर्टिफाइड का कितना है, 1,40,000। समझ पा रहे बात। ये जो 1,50,000 का टोटल खर्चा है, ये कब से कब तक का है, 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का। हाँ जी सर,
तो 1 अप्रैल से लेके 15 मार्च तक का तो वर्क सर्टिफाइड में, और 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का वर्क अनसर्टिफाइड में। क्लियर है? तो सर अब हम इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? ये जो है ये तो एग्जांपल समझ आया, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करें? बहुत आसान है। देखो, कॉस्ट अप टू डेट, आज तक टोटल कॉस्ट कितनी लगी, उसमें से मटेरियल इन साइट, मटेरियल एट साइट कितना पड़ा वो क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। प्लांट एट सॉरी हाँ, पहले वर्क सर्टिफाइड की कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू डेट, आज तक कितना लगा वो लिखिए, और उसमें से मटेरियल अभी भी एंड में कितना पड़ा है वो लेस कर दीजिए। हाँ जी सर। प्लांट लास्ट में कितना पड़ा है वो लेस कर दीजिए। मतलब सर ये क्या किया, ये क्या कर रहे हो आप? देखिए, ये 2,40,000 टोटल खर्चा, जिसमें से ये 80,000 और 10,000 कम कर दिए, तो 1,50,000 ये आपको क्या मिल गई, टोटल कॉस्ट मिल गई। इसमें से अगर अनसर्टिफाइड की हटा देते हो, 10,000 हटा देते हो, बाकी की क्या बचेगी, सर्टिफाइड की बचेगी। क्लियर? तो सर अनसर्टिफाइड की कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी, उसमें से मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट कितना वो लेस करो, और सर्टिफाइड की कॉस्ट हटा दो, तो बाकी बचेगी वो अनसर्टिफाइड की। समझ पा रहे बात? तो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट अप टू डेट माइनस मटेरियल एट एंड माइनस प्लांट एट एंड। मतलब सर ये क्या कहा, देखो साल भर में टोटल खर्चा आपने किया 2,40,000, 2,40,000 में से 10,000 का मटेरियल अभी भी आपके पास पड़ा, और 80,000 का प्लांट आपके पास अभी भी पड़ा, मतलब 1,50 का खर्चा हुआ। इस 1,50 को आप क्या कर सकते हो, इस 1,50 में से 10,000 वर्क अनसर्टिफाइड है, तो बाकी का वर्क सर्टिफाइड कितना हो जाएगा, 1,40,000। क्लियर है? तो इन दोनों का टोटल हमेशा किसके बराबर होगा, इनके बराबर। सर समझ आ गया? यहाँ तक का समझ आ गया? एक बार आप 5 मिनट में क्विक थोड़ा सा रिकैप करा दे तो समझ आ जाएगा। देखिए, शुरुआत की हमने वर्क सर्टिफाइड से। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है कि इंजीनियर आता है या कोई भी वैल्यूअर आता है, वो सर्टिफिकेट दे के जाता है, वो जितना सर्टिफिकेट दे के जाता है उसके हिसाब से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है सर। मान लीजिए 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, और वो 30% लिख के गया कि 30% काम हो चुका है, तो मल्टीप्लाई बाय 30%, 3 लाख का काम क्या हो जाएगा आपका, वर्क सर्टिफाइड। अब आप पहले तो कैलकुलेट करोगे पूरे साल भर की कॉस्ट। वो कैसे कैलकुलेट करोगे कि साल भर का कितना खर्चा लगाया, इसमें से लास्ट में क्या क्या हमारे हाथ में पड़ा है वो लेस कर दो, ताकि आपको नेट जो है वो खर्चा मिल जाएगा। ये जो है वर्क सर्टिफाइड की और वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट है। वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, वर्क सर्टिफाइड के बाद में जो काम हुआ है उसका, तो वहाँ की कॉस्ट अनसर्टिफाइड की हटा दोगे अगर नेट खर्चे में से, तो वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट आ जाएगी, और वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट हटा दोगे तो वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है सर, यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोग्रेस पेमेंट क्या होता है, देखिए अब जो है कॉन्ट्रैक्टर भी बेचारे को, उसको भी पैसे की ज़रूरत है। अब काम तो 3 साल बाद कंप्लीट होगा भाई। जैसे मैं अगर आपके लिए घर बना रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं तीसरे साल के एंड पे ही पैसा लूँ आपसे, क्योंकि 3 साल तक काम करना है, पूरा घर बनाना है, मटेरियल लेके आना है, सीमेंट लेके आऊँगा मैं, बजरी लेके आऊँगा, मजदूरों को भी पैसा देना है, कोई तो मेरे बारे में भी सोचोगे ना। तो कुछ पैसा मैं आपसे क्या करूँगा, धीरे धीरे पहले पहले लेता रहूँगा, जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे काम, जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे लेता रहूँगा। तो क्या किया जाता है समझिए, जैसे काम कंप्लीट हुआ, 30% काम कंप्लीट हुआ, 3 लाख, मैं ये सर्टिफिकेट लेके आपके पास पहुंचा, मैंने कहा कि ये जो लीजिए 3 लाख का काम कंप्लीट हुआ, मुझे 3 लाख रुपए आप दे दीजिए। उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, 3 लाख में से 10% तो मैं रोक के रखूँगा। हमने कहा कि क्यों 10% क्यों रोक के रखोगे? आपने कहा कि अगर कल को मैं घर में गया और बाद में कुछ गड़बड़ मिली मुझे, तो फिर मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, तो 10% आप अभी रोक लीजिए। मैंने कहा कब दोगे ये? आपने कहा जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको 10% ये भी दे दूंगा, 2-4 दिन घर में रहूंगा, मेरे को समझ आ जाएगा घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, इतना पैसा आप रोक के रखिए। क्लियर है? मैंने कहा बाकी बचे 10,000 10% छोड़ दीजिए, तो 3 लाख का 10% आपने 30,000 रोक दो, बाकी दे दो। आपने कहा ठीक है, ये लीजिए 2,70,000 ले लीजिए। नेक्स्ट ईयर फिर, नेक्स्ट ईयर के एंड पे मान लीजिए 7 लाख तक का काम हो गया, तो पहले साल आपने मुझे कितने दे दिए, 2,70,000 मुझे दे दिए।
नेक्स्ट ईयर के एंड तक 7 लाख का काम कंप्लीट हो गया। मैं पहुंचा आपके पास, मैंने कहा सर्टिफिकेट भाई साहब, आपने कहा कि क्या है, मैंने कहा 7 लाख का काम हो चुका है, 7 लाख दे दीजिए। उन्होंने कहा 10% तो मैं काटूंगा। मैंने कहा 10% काट लो, बाकी बचे 6,30,000। ये तो मुझे पकड़ा था। उन्होंने कहा 6,30,000 पूरे कैसे दूंगा, बेवकूफ़ समझाया क्या मुझे? 2,30,000 तो पिछले साल भी दे दिए थे। मैंने कहा हाँ दे दिए थे भाई, मान रहे। उन्होंने कहा 6,30 का अभी तक का पेमेंट होना चाहिए टोटल, 2,30 में पीछे वाले साल दे चुका हूँ, तो बाकी कितने बचे? सॉरी 2,70, 2,70। तो ये हो गया। एक असल इधर ली, 3, 13, 13 में से 7, 6, 4 में से 2, सॉरी 5 में से 2, 3,60,000। ज़्यादा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना भी गलत है, उसके बाद में बेसिक कैलकुलेशन काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हैं बात? तो ये 3,60,000 ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट अगले साल हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, प्रोग्रेस पेमेंट। प्रोग्रेस पेमेंट मतलब धीरे धीरे पेमेंट होता है, ठीक है। टैक्स को आप क्या कहते हो, 2 तरीके के टैक्स होते हैं, एक प्रोग्रेसिव पेमेंट और एक रिग्रेसिव पेमेंट। सर इनकम टैक्स जो है एक प्रोग्रेसिव पेमेंट है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है। तो ये जो है ये क्या होगा, जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे आपका पेमेंट होगा। अब पेमेंट होगा कितना, प्रोग्रेस पेमेंट होगा कितना, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो कह रहे हैं कि पहले तो आप पता कीजिए आपका काम अभी तक का हुआ कितना। हमने कहा दूसरे साल की बात करें, हमने कहा साहब 7 लाख का हो गया। उन्होंने कहा उसमें से रिटेन कितना करके रखेंगे? हमने कहा 10% रोक के रखता है भाई साहब, तो कितना हुआ ये 10,000 के 10% के साथ 70,000, ठीक है। पहले का कितना दिया हुआ है? हमने कहा पहले का पेमेंट अप टू डेट अभी तक कितना दिया हुआ? हमने कहा कि 2,70 दिया हो। तो उन्होंने कहा बाकी का जो ये आपका प्रोग्रेस पेमेंट इस साल ले लीजिए। क्लियर है? हाँ जी सर। रिटेंशन मनी क्या होता है, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए काम किया जा रहा है वो रोक के रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिटेंशन मनी। ये क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड माइनस पेमेंट एक्चुअली मेड। जैसे वर्क सर्टिफाइड तो हुआ 3 लाख का और पेमेंट दिया है 2,70 का, तो ये 30,000 क्या है, रिटेंशन मनी। ये क्या है, रिटेंशन। क्लियर है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी। 2 वर्ड है, इन दोनों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट और एक होता है नोशनल प्रॉफिट। एक होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट और एक होता है नोशनल प्रॉफिट। सर इतना ध्यान से क्यों? क्योंकि सारा खेल इन्हीं का है, सारा खेल इन्हीं का। अगर ये 2 वर्ड आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आप इसको चैप्टर को समझ लोगे, तब फिर आप इस चैप्टर को समझ लोगे, आप इस चैप्टर की जड़ को समझ लोगे। सर क्या बात कर रहे हो? देखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है, शेख चिल्ली का मुनाफा। सर क्यों, ऐसा क्यों लिखा आपने? देखिए ये क्या है, ये कहता है कि टोटल कितना मुनाफा होगा। क्या है, वाह यार आज बहुत शानदार राइटिंग आई है ना मेरी। हाँ वाह यार, वाह यार क्या राइटिंग है, क्या राइटिंग है, वाह यार, वाह यार क्या हैंड राइटिंग है, शानदार जबरदस्त। हाँ जी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है, टोटल कितना मुनाफा होगा। टोटल कितना मुनाफा होगा मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, लिख देते हैं जब। सर अब आप जबरदस्ती लिख रहे हैं ना, नहीं जरूरी भाई समझिएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, जब नौकरी मिलेगी, तो क्या वैसा, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब कितना मुनाफा होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब कितना मुनाफा होगा। तो कितना मुनाफा होगा कैसे पता करेंगे, कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पे कितना मिलेगा, जैसे हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, उसमें से आज तक कितनी कॉस्ट लगी वो लेस कर दीजिए, आगे और कितनी कॉस्ट लगेगी वो लेस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। समझ पा रहे बात? समझिएगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो कितनी वैल्यू मिलेगी, हाँ जी सर, उसमें से आज
तक कितनी कॉस्ट लग गई वो हटा दीजिए, तो मिल गया आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट। नहीं, आज तक काम कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, अभी और कितनी कॉस्ट लगेगी उसका एस्टिमेट बनाइए। हाँ जी सर बनाया, उसको भी लेस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल आपको प्रॉफिट कितना होगा। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। और एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कैसे, आज तक कितनी है और आगे कितनी होगी। समझ आ रही बात? आज तक और आगे टोटल कॉस्ट कितनी होगी इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में, वो क्या कहलाएगा, एस्टिमेट। नोशनल प्रॉफिट क्या है, वर्क सर्टिफाइड तक कितना कमाया। ये जो वर्क सर्टिफाई करके गए हैं इंजीनियर साहब, उस दिन तक हमने कितना मुनाफा कमा लिया, वो क्या कहलाएगा, नोशनल प्रॉफिट। वो क्या कहलाएगा, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है सर। तो ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू क्या है, उसमें से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड हटा दो, तो बाकी का जो बचेगा वो क्या बचेगा, नोशनल प्रॉफिट। वो क्या बचेगा, नोशनल प्रॉफिट। समझ पा रहे बात, कि वो 30% काम कंप्लीट करके गए, उसका सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने कहा 3 लाख का काम हो गया। इस 3 लाख के लिए मान लीजिए हमने 240 का खर्चा किया, तो बाकी का दो जो 60,000 वो क्या हो जाएगा, हमारा नोशनल प्रॉफिट। क्लियर है? समझ पा रहे बात? नोशनल वर्ड क्यों यूज किया, अभी तक मान रहे हैं, आगे जाके कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट हमारी बढ़ जाए, कॉस्ट हमारी कम हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक की बात तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ आ रहा है। यहाँ तक तो सही समझ आ रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर आप इतना समझ गए हो ना, तो आप काफ़ी कुछ समझ गए हो। काफ़ी कुछ का मतलब यहाँ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं। मतलब अब इस चैप्टर के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये एस्केलेशन क्लॉज है, अभी भी स्पेलिंग गलत बता रहा है। अच्छा, सी के बाद में एस्केलेशन, हाँ जी, ये एस्केलेशन क्लॉज है। ठीक है सर। अब आता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्या है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पहली बार मान लीजिए काम कर रहा है। जैसे भारतमाला का प्रोजेक्ट चल रहा है और अपने इधर से सड़क जा रही थी, और अपन जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, और अपन ने जुगाड़ बैठाया और कैसे भी करके वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मान लीजिए। तो उस केस के अंदर अपने को पता नहीं चलता है कि भाई कितनी कॉस्ट लगेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे आपने मुझे ऐसा घर बनाने का जैसा मैंने आज तक कभी बनाया ही नहीं, तो उस केस के अंदर मैं मेरी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं क्या करूँ, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। कॉस्ट प्लस मतलब कि भाई देखिए, कितने मैं घर बना के दूंगा मुझे नहीं पता, कितने मैं घर बना के दूंगा ये मुझे नहीं पता, मेरा जितना खर्चा होगा उस खर्चे में 15% जोड़ के मैं आपसे पैसा चार्ज करूंगा, 15% मेरा मुनाफा है। समझ पा रहे बात? तो ये क्या कहलाता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोकल लैंग्वेज में अगर आपको पता हो, तो जैसे आपके आसपास कहा जाता है ठेके पे दिया या उधड़ा दिया, मतलब सलंग दे दिया, ये या सलंग दे दिया, मतलब कि एक अमाउंट में दे दिया, तो वो तो क्या होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। और एक होता है कि हम क्या करते हैं, इसके जस्ट ऑपोजिट, जिसमें हम क्या करते हैं, हम मटेरियल ला के देते हैं, या फिर वो मटेरियल ला के दे रहा है और बिल जो है वो उसको जोड़ रहे हैं, और उसके बाद में 15% या 10% जोड़ के हम पेमेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी सर, समझ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेयर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ए डिसाइडेड एज फॉलो, जहां कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस तरीके से निर्धारित होगी, टोटल कॉस्ट प्लस स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। उसमें कुछ स्पेसिफाइड दोनों पहले से बात कर चुके होते हैं, वो जोड़ के आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो
तय करते हो। क्लियर है? हाँ जी सर, समझ आ गया कि ये क्या होता है, जिसके अंदर पहले से प्राइस जो है वो डिसाइड नहीं होती, पहले काम होता है, कॉस्ट टोटल करते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज जोड़ते हैं और फिर हमारे क्या होता है, शेयर प्राइस है जो डिसाइड होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस ये क्या होता है, देखिए इस साल जो काम आधा रह गया वो आगे वाले साल में पूरा होगा। समझ पा रहे हैं बात? इस साल जो काम आधा रह गया वो आगे वाले साल में पूरा होगा, तो इस साल का जो बैलेंस होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। सर बैलेंस में कौन कौन सा? इस साल का वर्क सर्टिफाइड, मान लीजिए इस साल 3 लाख का वर्क सर्टिफाइड हुआ, ये क्या करेंगे, आगे वाले साल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट ईयर के अंदर उससे आगे काम शुरू करेंगे। जैसे 3 मंजिला बना रहे थे तो पहले साल 1 मंजिल बना दिया, तो सेकंड ईयर से कहाँ से बनाएंगे, सेकंड मंजिल से बनाएंगे। तो ये क्या होता है, इस साल का जो काम है वो आगे वाले साल में ट्रांसफर किया जाता है। क्या क्या किया जाएगा सर, वर्क सर्टिफाइड ट्रांसफर करेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड ट्रांसफर करेंगे। अब समझिएगा, वर्क सर्टिफाइड की तो वैल्यू ट्रांसफर करेंगे और वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे। सर काहे? देखिए वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू इस वजह से किया जाता है क्योंकि वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू तक का नॉशनल प्रॉफिट होता है जो हम हमारी बुक के अंदर लिख चुके होते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में उससे आगे का काम शुरू होता है कि 3 लाख तक का काम हो चुका है, उसका सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो वो हटा देंगे, मतलब वो आगे ट्रांसफर कर देंगे एज इट इज 3 लाख। और उससे आगे वाला जो अनसर्टिफाइड वाला है ना, वो बेचारे का किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसको सर्टिफिकेट आगे वाले साल में मिलेगा। वैसे अकाउंट बनेंगे तब आपको पूरा अच्छे समझ आएगा। इस साल के लास्ट में जो मटेरियल एट साइट पड़ा है वो क्या होगा, आगे वाले साल में ट्रांसफर होगा। हाँ जी सर, क्योंकि ये जो 10,000 पड़े ये ऐसा नहीं है कि घर पे लेके आएंगे, आगे वाले 31 मार्च के बाद में 1 अप्रैल को वापस काम शुरू होगा और उस दिन वापस उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। प्लांट एट साइट आगे वाले साल में वापस उससे प्लांट को यूज करना शुरू कर देंगे। हाँ जी सर सही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये जो सारे हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें क्या आ जाता है, अभी तो एक बार लिख दीजिए, बाकी मैं अच्छे से आपको जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तब आपको समझा दूंगा। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू, वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट, और उसके बाद में मटेरियल एट साइट, मटेरियल सॉरी प्लांट एट साइट, और उसमें से लेस कर देंगे प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। नॉशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, नॉशनल प्रॉफिट लिख देते हैं, नॉशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो आप पीएनएल में ले जा सकते हैं, A7 उसकी परमिशन देता है। सर कितना ले जा सकते हैं वो हम देखेंगे। क्लियर है? जो नहीं ले जा सकते पीएनएल के अंदर उससे क्या करोगे, आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो ये जो है ये आपका क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। सर ठीक ठाक समझ आया, मतलब ऐसा 100% से जट से क्लिक करते हैं ना, वैसा अभी तक नहीं किया। ये वैसा तब क्लिक करेगा जब आप पूरा अकाउंट जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझ लेंगे। हाँ जी सर। उसके बाद में बात करते हैं एस्केलेशन क्लोज। एस्केलेशन क्लोज इसमें क्या होता है, देखिए हमने कहा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो वैल्यू वाला ही करेंगे, लेकिन हमें डर है कि सीमेंट के प्राइस जो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, ये भी हमें चिंता है। तो उस केस के अंदर लेबर के प्राइस जो वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोज डाल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो वो क्लोज डाल सकता है, जैसे हम क्या कहते हैं एस्केलेशन क्लोज। जिसमें क्या होगा, अगर मैंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अंदर एस्केलेशन क्लोज डाला, इसका मतलब क्या है, हम रेट देखेंगे कि आज सीमेंट के भाव जो है 50 रुपये पर केजी, मान लीजिए कि 50 रुपये पर केजी, ये अगर 50 से 53 रुपये होते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा 3 रुपये होंगे ना वो मैं आपसे चार्ज करूँगा। आज वेजे 100 रुपये पर आवर के हिसाब से आ रहे हैं, अगर ये 100 की जगह 120 हो जाते हैं तो उसका पैसा जो है मैं आपसे चार्ज करूँगा, 20 रुपये एक्स्ट्रा जो मैं आपसे चार्ज करूँगा। ठीक है सर। लेकिन जैसे सीमेंट जो है वो कितना लगेगा उसका, जैसे कि 3 मंजिला मकान बनाना है, उसके लिए मान लीजिए 1 टन है जो टोटल सीमेंट जाएगा। अब सर 1 टन की जगह ये 100 kg समझ लीजिए, आप सीधा समझिए कि टोटल 3 मंजिला मकान के अंदर 100 kg ही सीमेंट जाएगा। एग्जाम्पल है 100 kg सीमेंट जो है वो लगेगा। अब 100 की जगह मान लीजिए 110 kg लग गया,
110 किलो लग गया, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 किलो जो लगा इसको वहन कौन करेगा? तो क्वांटिटी क्या कहेगा भाई, प्राइस में डिसाइड जो है एक्स्ट्रा अगर लगा तो वो मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा लगी तो वो मैं पे नहीं करूँगा। समझ पा रहे बात? क्योंकि क्वांटिटी की अगर मैंने इजाज़त दे दी तो तेरे तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे, तो यहाँ से क्वांटिटी जो है वो सीमेंट यहाँ लाएगा यहाँ के लिए और कहीं और यूज कर ले, तो मैंने कहा वो नहीं। 3 मंजिला के लिए नॉर्मली स्टैंडर्ड बता कि कितना सीमेंट लगता है, आपने कहा कि 100 kg लगता है, मैंने कहा ठीक है 100 kg। अगर इसके भाव बढ़ जाते हैं मैं दूंगा, एक्स्ट्रा पैसा मैं दूंगा, लेकिन क्वांटिटी के लिए नहीं दूंगा। तो एस्केलेशन क्लोज ये जो है ये सिर्फ प्राइस के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए नहीं होता है। क्लियर है सर? कैसे होगा? जैसे एस्केलेशन क्लोज का एक एग्जांपल जो है वो कर लेंगे अपन। एस्केलेशन क्लोज का मैं एक एग्जांपल डाल दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है? तो ये जो है ये बेसिक टर्म्स है जो अगर आपको अच्छे से समझ आती है तो उस केस के अंदर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो अच्छे से समझ आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये जो है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। इसके साथ हम एक चीज़ और कर देंगे, एस्केलेशन क्लोज का एक छोटा सा इलस्ट्रेशन जो है वो कर लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके कि एस्केलेशन क्लोज क्या होता है। एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर ले क्या? हाँ जी सर, आज हमने बात की टर्म के बारे में, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू और कॉस्ट। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ सर्टिफिकेट कितना दिए। कॉस्ट कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट कितनी लगी उसमें से मटेरियल एट साइड लेस करो, प्लांट एट साइड लेस करो, और वर्क अनसर्टिफाइड है जो लेस करो तो वर्क सर्टिफाइड कॉस्ट आ जाए। वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट अप टू डेट जो लगी उसमें से मटेरियल एट साइड, प्लांट एट साइड और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेस कर दो तो वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है सर, ये दोनों तो आपस में एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते थे। फिर प्रोग्रेस पेमेंट, टोटल अभी तक काम कितना हुआ उसमें से रिटेंशन मनी कितनी और उसमें से अभी तक कितना मिल चुका बाकी का जो प्रोग्रेस पेमेंट। रिटेंशन मनी क्या होता है? टोटल वर्क सर्टिफाइड में से कितना दिया उसका डिफरेंस जो रिटेंशन मनी। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है? से चिल्ले का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी और टोटल उसमें को तैयार होने में कॉस्ट कितनी लगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सॉरी कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड का डिफरेंस, ये क्या होता है? नोशनल प्रॉफिट होता है, मतलब वर्क सर्टिफाइड तक का प्रॉफिट। उसके बाद में कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है कि जब हम पहले से वैल्यू डिसाइड नहीं करते हैं कि कॉस्ट और उसमें स्पेसिफाइड परसेंटेज जोड़ के हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिसाइड करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि इस साल का जो अमाउंट आगे ट्रांसफर होगा उसे हम क्या करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। मेटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू, वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट और प्रॉफिट जो वो लेस करें उसमें प्रॉफिट जो P&L के अंदर नहीं भेजा गया। सर अगर मान लीजिए एक आपने शुरुआत में कहा था कि प्रॉब्लम जो है वो प्रॉफिट की है, प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड करें? अगर आज की डेट तक की नुकसान हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या करें? तो A7 ने कहा नुकसान हो तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट फॉलो करना, और नुकसान होते से ही अगर आपको लगता है कि एस्टिमेटेड लॉस है या नॉशनल लॉस है तो उस केस के अंदर आपको हाथों हाथ चार्ज करना, पूरा का पूरा चार्ज करना। नॉशनल प्रॉफिट होगा तो हम बताएं उतना लिखना है, कितना लिखना है वगैरह वो सारा हम कल के लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ जरूर जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।